हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। तो करते हैं अपने चैप्टर 3 को कंटिन्यू। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो थम्स अप कर दो, लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जाना कि मज़ा आया या नहीं आया। एंड अगर अभी तक भी शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी अटेम्प्ट आ रहा है, बहुत नज़दीक आ चुका है इनफैक्ट, सितंबर 25, जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स, यार उन सभी के साथ इस प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कर दो। सो दैट देखो, अकेला अपना भला मत किया करो, सबका साथ सबका विकास, सबका भला करके चलो यार। वो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ शेयर कर दो यार, सो दैट दो स्टूडेंट्स कैन आल्सो यूज दीज लेक्चर्स टू मेक देयर रिविजन एंड प्रिपरेशन मोर इफेक्टिव। तो करते हैं आज का क्लास शुरू। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। इंक्वायरी कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कि मेरे फेवरेट हैं वो भी परफॉर्म हमने कर लिए थे। डिस्कस करते हैं आज 1.8 से। ये क्या कहता है? इंफॉर्मेशन obtained by performing risk assessment procedures used as audit evidence। तो यह देखो, सीधी सी बात है, जो हमने इन्फॉर्मेशन obtain की है, देखो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को लगाया, हमने इंक्वायरी की, हमने इंस्पेक्शन की, हमने ऑब्जर्वेशन किया, एंड और तो और हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म किया। ठीक है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन प्रोसीजर्स को लगा के, जो हमें रिस्क असेसमेंट होगी, हमें पता लगा कि अच्छा यार ये रिस्की एरियाज़ है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है, ये लेस रिस्की एरियाज़ है, यहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है, तो उसको तुम लोग ऑडिट एविडेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। किसके ऑडिट एविडेंस की तरह? देखो, तुम लोग उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो फॉर डिज़ाइनिंग और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब तुमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को लगाया, जिसको हम प्यार से रैप बोलते हैं, रैप तुमने लगाए, रैप के बेसिस पे तुमने कुछ कंक्लूजन निकाले होंगे कि अच्छा यार, मैंने तो देख लिया कि जो पेरोल है, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उसमें कुछ झोल झोल लग रहा है मेरे को, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसमें चांसेस हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अब तुम्हें कंक्लूजन निकाल दे कि अच्छा यार उस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, लेट्स सपोज सैलरीज वाले एरिया में। अब उस कंक्लूजन के बेसिस पे तुम क्या करोगे? अपने जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनको परफॉर्म करोगे। ठीक है ना? अब इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को तुमने कितनी एक्सटेंड में परफॉर्म करना है, क्या नेचर रहेगी इनकी, क्या टाइमिंग रहेगी, ठीक है, वो तुम डिसाइड करने के लिए एज जो रैप है तुम्हारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, उनको एज अ कंक्लूजन, उनके कंक्लूजन को अपना ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हो, उनको बेसिस तुम मान सकते हो फॉर परफॉर्मिंग योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो कि बिल्कुल देखो लॉजिकल भी है। पहले रिस्क को असेस ही तभी किया था मैंने, पर्पस क्या था इनको असेस करने का, ताकि मेरे को पता लग सके किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है एंड कौन सा लेस रिस्की एरिया है, सो दैट अकॉर्डिंगली जो मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, जो फर्दर मैं डिटेल में चेकिंग करूंगा, जो फर्दर मैं टेस्टिंग करूंगा, उसको मैं अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकूं कि अच्छा यार इस एरिया में टेस्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड इस स्पेसिफिक एरिया में जिसमें लेस रिस्क लग रहा है मेरे को, उसमें मेरे को टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी। आई होप एक पॉइंट तुम लोगों को समझ आ गया हो गया। कूल, येप। अब आओ तुम लोग आज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, विच इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, एंड तुम्हारे प्रैक्टिकल ऑडिट, अगर तुम जाओगे ऑडिट में, ऑडिट की फील्ड में जाना चाहते हो, उस कॉन्सेप्ट से भी। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। डे 1 में मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था। सर हमको ये पता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम उसे कहेंगे, वो मिसस्टेटमेंट होती है जो किसी यूज़र के डिसीजन को चेंज कर सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब देखो, और हम मटेरियल स्टेटमेंट को ही क्यों फोकस करते हैं, हम क्यों मटेरियल स्टेटमेंट्स के ही ऊपर फोकस कर रहे हैं, पूरी ऑल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते? सर देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एसए 200, गाइस याद करो चैप्टर 1 एसए 200, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या कहता है कि भाई ए ऑडिटर सुन, तेरे को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है रे, तेरे को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन करना, तेरे को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। तो जो ऑब्टेन करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दैट वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट्स और नॉट, तेरे को सभी स्टेटमेंट्स को नहीं देखना। दैट्स वाई हम मटीरियल के ऊपर फोकस करते हैं। अब मटीरियल स्टेटमेंट को देखने का मतलब, हम सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिनमें हमें लग रहा है कि यार ये थोड़े रिस्की हैं, ये मटीरियल हैं। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक हम 100% चेकिंग तो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? सैम्पलिंग, टेस्टिंग ऑन सैंपल बेसिस कर रहे हैं हम लोग। भाई मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग 100% चेकिंग ही करते तो मटेरियल स्टेटमेंट का रेलेवेंस ही क्या रह जाता?
इनफैक्ट वो टर्म अपने में यही बताते कि भाई ये ऑडिटर सुन, तो सिर्फ उतनी ही चेकिंग करियो, उतनी एक्सटेंट तक जाइयो, सो दैट तुम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके। तेरे को हम ये नहीं कह रहे कि तू हर मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर, 100% मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर। क्लियर? मतलब भाई हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं सैम्पल बेसिस के ऊपर, 100% टेस्टिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। और तो और तुम लोगों को पढ़ के भी आए चैप्टर 1 में कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट हैं सर, जिसकी वजह से हम चाहकर भी 100% चेकिंग नहीं कर सकते। कूल, ये बेस समझाया तुम लोगों को मैंने बेसिक्स। अब मेरी बात सुनो, 100% चेकिंग नहीं कर रहे, मतलब सैम्पल बेसिस पर चेक करने हैं, तो सर कौन सा एक लेवल तो देखो होना चाहिए ना सर, जिससे हम डिसाइड कर सकें कि अच्छा यार इस लेवल के नीचे सब कुछ मटेरियल रहेगा और इस लेवल के ऊपर क्या रहेगा, सब कुछ मटेरियल रहेगा। भाई मेरी बात सुनो, तुम क्लाइंट का ये रहा P&L, ठीक है, मैं टी शेप P&L बना के चल रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे लेजर अकाउंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा GP है, यहाँ पे तुम्हारा NP है, यहाँ पे तुम्हारा सेल्स है, यहाँ पे तुम्हारी अदर इनकम है एंड सो ऑन। अब इतने सारे अकाउंट्स हैं, इतनी सारी अमाउंट्स हैं, ये अमाउंट्स हैं, यहाँ पे अमाउंट कुछ अलग अलग अमाउंट्स हैं। अब भाई तुम्हें एक लेवल सेट करना पड़ेगा, जो लेवल क्या बताएगा तुम्हें कि ऑडिटर इस लेवल के नीचे सब कुछ क्या रहेगा, इमटेरियल रहेगा, और इस लेवल के ऊपर क्या रहेगा, मटेरियल रहेगा, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश, यू कैन डिफरेंशिएट कि अच्छा यार ये एरियाज़ हैं जिनको मेरे को अच्छी तरह चेक करना है, मतलब जिनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? बिल्कुल सर। उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी लेवल, और यू कैन से मटेरियलिटी। अच्छा, तो उस लेवल को बोलते हैं, और नहीं तो क्या भाई, जो तुम लेवल सेट करोगे उस लेवल को ही हम क्या बोलेंगे, मटेरियलिटी, और यू कैन से मटेरियलिटी लेवल। और डेफिनेशन को पढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा तुम लोगों को। SA 320, यहाँ पे तुम्हारे एक और SA के दर्शन हो गए तुम लोगों को। SA 320, SA 200 पढ़ा, SA 300 पढ़ा, SA 315 पढ़ा, और अब तुम्हारा है फोर्थ SA, दैट इज SA 320, विच टॉक्स अबाउट मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, जो भाई बात करता है टोटली मटेरियलिटी के रिगार्डिंग। ये तुम्हारा है फोर्थ SA अब तक का, अभी तो बहुत आएंगे। स्टेट्स दैट misstatements including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of the users taken on the basis of financial statements। भाई वही तो बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। किसको बोलेंगे कि मतलब जो इन्फ्लुएंस कर सके किसको, डिसीजन को, किसके, यूजर्स के। भाई मटेरियलिटी हम उसको बोलेंगे जो वो बेसिकली हम बोलेंगे मिसस्टेटमेंट्स को जो इन्फ्लुएंस कर सकती है, चेंज कर सकती है डिसीजन, किसके डिसीजन को, यूज़र के डिसीजन को। यही हम पढ़ के आ रहे हैं, राइट। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा क्लियर होगा तुम लोगों को प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करता है मटेरियलिटी का कंसेप्ट। ध्यान से देखना, जो आगे मैं 10 मिनट समझाने जा रहा हूँ। क्या हो गया इसे? भाई ये है तुम्हारा P&L, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे है परचेज 10 लाख की। 10 लाख तो कम हो गया यार, बहुत कम हो गया, 1 CR लगा लो। सेल्स है यहाँ पर लेट्स सपोज 2 CR की। फ्रेट का खर्चा लगा लो तुम लोग, लेट्स सपोज 10 लाख का, ठीक है। ये तुम्हारा GP निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा देख लेना। उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। लेट्स सपोज प्रिंटिंग का खर्चा होगा तुम्हारा 2 लाख रुपए का। उसके बाद तुम्हारा रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा लगा लो, वो हो गया लेट्स सपोज तुम्हारा 5 लाख का, ठीक है। और तुम एक्सपेंस लगा सकते हो भाई लेट्स सपोज तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम वेस्ट ट्रीटमेंट करवा रहे हो फैक्ट्री में। फैक्ट्री चलाओगे तो जो वेस्ट निकलेगा, चाहे वो लाइक सपोज रिवर्स में तुम्हारा वेस्ट आ रहा है, उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए तुम लोग एक्सपेंशन करो। लेट्स सपोज तुमने 50,000 रुपया वहाँ खर्च कर दिया, ठीक है।
उसके बाद तुम्हारा रेंट है, रेंट तुम लगा लो 12 लाख का रेंट है, 1 लाख पर मंथ के हिसाब से जूम करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 507 सैलरीज हैं तुम्हारी, लेट्स सपोज 5 लाख की चलो सैलरीज लगा लो अपनी, चलो ठीक है बहुत है। और मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ भाई, ये है तुम्हारा एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टी शेप में बनाया तुम्हें ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझा सकूँ, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने सेट किया, तुम ऑडिट करने जा रहे हो इस क्लाइंट का, तुम लोगों ने सेट किया यार देखो पूरी चेकिंग तो हम नहीं करनी है, हम एक लेवल सेट कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे मेटिलिटी लेवल, कि हमको लग रहा है कि यार इस लेवल के ऊपर जो भी अमाउंट्स हैं वो क्या है, मटीरियल है, और इस लेवल के अगर नीचे कोई अमाउंट होगी तो वो इमटीरियल रहेगी, ठीक है। बस वो तुमने इसमें, अब तुमने लेट सपोज तुमने क्या किया, तुमने सेट कर लिया कि भाई 7 लाख, तुमने 7 लाख की अमाउंट सेट कर ली कि भाई 7 लाख की अमाउंट जो है वो मटीरियल है, मतलब 7 लाख से अगर ऊपर कुछ भी होगा या 7 लाख होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मटीरियल बन जाएगा। एंड अगर उससे कोई नीचे अमाउंट है, कोई नीचे अमाउंट का बैलेंस आ रहा है, अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, उसको हम नहीं मानेंगे मटीरियल, दैट इज़ वो इमटीरियल मानेंगे हम। अब देखो इन अकाउंट्स में तुम डिफ्रेंशिएट करो, देखो परचेज 1 करोड़ की है, ऑब्वियसली 7 लाख से ऊपर तुम चेक करोगे अच्छी तरह, फ्रेट 10 लाख है ये भी तुम चेक करोगे, ठीक है। अब प्रिंटिंग है, तुम कहोगे प्रिंटिंग 7 लाख से नीचे है, इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको मटीरियल ही नहीं मान रहे। रिपेयर लगा लो, तुम इसको भी चेक नहीं कर रहे बिकॉज ये मटीरियल नहीं है। वेस्ट ट्रीटमेंट ये भी छोटी अमाउंट है, इसको भी क्या करोगे चेक करके। अच्छा रेंट है 12 लाख का, इसको चेक करेंगे बिकॉज मटीरियल है। सैलरीज 5 लाख की दे रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यानी कि तुम इसको भी कहोगे हम चेक नहीं करेंगे बिकॉज ये भी मटीरियल है। तो समझ आए तुम लोगों को मतलब समझ आएगा अब मटीरियल का मतलब क्या होता है, कि भाई मटीरियल एक लेवल होता है जिसको हम डिसाइड करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें भाई कि हमको किस लाइक कितनी चेकिंग करनी है। हम कह तो देते हैं कि यार ये मटीरियल स्टेटमेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है, बट मटीरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई तुम लोगों को अकाउंट्स तो भी सिलेक्टेड अकाउंट्स को टेस्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग हर अकाउंट को टेस्ट कर रहे हो अच्छी तरह से। सो दिस इज नोन एज मटीरियलिटी लेवल, जाकि जो कि हमारे केस में क्या था 7 लाख था हमारे एग्जाम्पल में। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। अभी तो इसी एग्जाम्पल को मैं और थोड़ा कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट कंसेप्ट को समझाने के लिए। अभी तक जितना समझाया उतना ही समझो। अगर तुम यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आओ, देखो जो यहाँ पे हम ये पैराग्राफ में बातें लिखी हुई हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तुम लोग इनको पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूँ कि क्यों हम सिग्निफिकेंस क्या है मेटिलिटी का, क्यों हम मेटिलिटी लेवल को वो करते हैं, एक रखते हैं कि यार इतना लेवल हमें चाहिए मेटिलिटी का। रेलेवेंस क्या है उसकी, वाई मेटिलिटी, इनफैक्ट ये एक अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर। मेटिलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। For example, a small amount lost by fraudulent practices of certain employees can indicate a serious flaw in the enterprise internal control system, requiring immediate attention to avoid greater loss in future. देखो हमने अभी क्या किया था एग्जाम्पल में, हमने क्या किया था 7 लाख को अपने मेटेरियल लेवल मान लिया, वो अमाउंट थी 7 लाख क्या था एक अमाउंट था, बट वो यही कह रहा है कि भाई इट इज़ नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि भाई जिसका साइज़ इंपॉर्टेंट, जो साइज़ में बड़ा है, जो अमाउंट में बड़ा है, वही मटेरियल हो, वही क्या हो, मटेरियल हो। सपोज तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज तुम्हारी इस एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल फ्रेम की है भाई, इस एग्जांपल में एक तुम्हारा इंश्योरेंस का एक्सपेंस आ रहा होता, लेट सपोज 6 लाख का, 6 लाख छोड़ो तुम लोग लगा लो 4,80,000 का, लेट सपोज तुम्हारा इंश्योरेंस का खर्चा हो रहा था कितना, 4,80,000 का तुम्हारा एक्सपेंस था इंश्योरेंस का। अब तुम लोग कहोगे कि भाई 7 लाख से नीचे हम तो इसको चेक नहीं करेंगे, राइट। बट मेरी एक बात सुनो, इंश्योरेंस एक ऐसा एरिया है विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। कैसे भाई, इंश्योरेंस तुम क्या इसमें चेक करोगे कि यार जिन व्हीकल्स का इंश्योरेंस हुआ पड़ा है, इंश्योरेंस किसका होगा, जिन एसेट्स का, रादर यू वुड से तुम्हारी बिल्डिंग हो गई, तुम्हारे स्टॉक हो गया, या तुम्हारे फिक्स एसेट्स हो गए, तुम्हारे पास कार्स हैं, तुम्हारे पास
बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो भी उनका इंश्योरेंस हुआ पड़ा है तुम्हारे एसेट्स का, ठीक है, तुम उनको चेक करोगे। सपोज तुम्हारे पास 2 कार्स हैं, 2 कार्स का तुम्हारे पास क्या हुआ पड़ा है, इंश्योरेंस हुआ पड़ा है, व्हीकल का इंश्योरेंस हुआ पड़ा है। तुम चेक क्या करोगे कि भाई क्या वो 2 कार्स क्या हमारे बैलेंस शीट में आ रही हैं एसेट साइड के ऊपर, क्या वो 2 कार जिनका इंश्योरेंस का खर्चा हमने बुक किया है 4,80,000 का, क्या ये कार्स हमारी बैलेंस शीट में आ रही है नहीं आ रही, ये चीज़ चेक करोगे। अब ये तो भी हो सकता है, क्या पता जो अपना वो कंपनी हो, क्या पता कंपनी लगा लो या कोई भी बिजनेस लगा लो, प्रोप्राइटर लगा लो, पार्टनरशिप फर्म लगा लो, क्या पता वो क्या कर रहे हो, अपने पर्सनल एसेट का इंश्योरेंस दिखा रहे हो, मतलब अपनी खुद की गाड़ी है जो घर पे कार खड़ी है, उसका इंश्योरेंस का खर्चा भी यहाँ पे बुक कर दिया, ये तो भी हो सकता है। बट तुम लोग अच्छी तरह जानते हो भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग, पर्सन खर्चे अलग। मैं अपने पर्सनल एसेट का कोई भी खर्चा क्या बिजनेस में दिखा सकता हूँ? आंसर इज नो, ये तो गलत बात है। खर्चे घर के और दिखा तुम बिजनेस में रहे हो। सो इंश्योरेंस क्या है कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा तुम्हारा। सो देखो अमाउंट इसकी बहुत कम थी, साइज इसका बड़ा नहीं था, हमारे लेवल से कम था 4,80,000, बट इसकी रेलेवेंस को समझो कि क्यों ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सो मैं यही समझाना चाहता हूँ इस एग्जांपल की थ्रू कि यार ये जो तुम्हारा पॉइंट है कि मेटिलिटी जो है, इट डजेंट मीन कि ऑलवेज इट्स अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, ऐसा हमेशा नहीं है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा ये वाला कंसेप्ट भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं भाई, मेटिलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जाहिर सी बात है, मेटिलिटी को कौन वो करेगा, डिटरमिन करेगा कि इतना लेवल रखेंगे हम, और ऑडिटर रखेगा। अब एक क्लाइंट थोड़ी बताएगा तुम्हें आके, कि क्लाइंट थोड़ी बताएगा कि ऑडिटर साहब ऐसा करो आप इतने इतने ये हैं 5 लाख से ऊपर चेक कर लो केला, या 4 लाख से ऊपर चेक कर लो, छोड़ो इतना क्या करोगे ऑडिटर साहब 20 लाख से ऊपर चेक कर लो, वो थोड़ी बताएगा। हम ऑडिट क्या कर रहे हैं भाई, इंडिपेंडेंस है हमारी, ये हमारी इंडिपेंडेंस है भाई। अगर क्लाइंट ने बता दिया तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी, तुम्हारी इंडिपेंडेंस कहाँ पे रह गई? वो तो तुम्हें वो लेवल बता देगा मेटिलिटी का जिसको उसको पता है। सपोज उसको पता है कि मैंने 20 लाख से नीचे नीचे कोई इस तरह के खर्चे जाली बुक किए हैं, बोगस एक्सपेंसेस बुक किए हैं जो 20 लाख से नीचे की अमाउंट रखते हैं, वो तुम्हें कह देगा ऑडिटर साहब ऐसा करो 20 लाख से ऊपर चेक कर लो। अब ऑडिटर तो क्या करेगा भाई, 20 लाख से नीचे चेक ही नहीं करेगा अगर ऐसा होने लगा कि क्लाइंट बता रहा है हमें। सो सर ये हमारी खुद की प्रोफेशनल जजमेंट है, मेरी खुद की नॉलेज है कि मैं खुद डिटरमिन करूँगा कि क्या रखूँगा मैं लेवल। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मैनेजमेंट की किसी और की। और तो और मेटेरिटी का जो है कंसेप्ट, ये हम प्लानिंग के भी टाइम यूज़ करेंगे और परफॉर्मिंग के टाइम भी यूज़ करेंगे। एग्जांपल लेता हूँ, मेरी ध्यान से बात सुनो। प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सर हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, टीम है, उनको डिप्लॉय करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है कि हमारे पास लाइक 5 लोगों की टीम है, तो तू ये कर ले, तू ये कर ले, अच्छा तू इसमें एक्सपर्टीज रखता है, तू ये कर ले। हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि इतने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं क्लाइंट की, इतनी हमारी डेडलाइन रहेगी, ये हमारा टाइमिंग रहेगा, इस तरह डिटरमिन करते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, तुम ये सब डिटरमिन जब करोगे, तुम प्लानिंग पे तो भी एक लेवल रखोगे ना मन में कि अच्छा यार 100 करोड़ का क्लाइंट है, 100 करोड़ का क्लाइंट है, ठीक है, इतने हमारे पास टीम के बंदे हैं, महीने में हमने ऑडिट कंप्लीट करके देना है, तो क्या हम लेवल रखेंगे, क्या हमारा एरिया ऑफ एक्सटेंट रहेगा। पढ़ के आए हम सभी चैप्टर 2 में। तो तुम प्लानिंग एंड टाइम पे भी मेटिलिटी को यूज़ करोगे, और तो और परफॉर्मिंग एंड टाइम पे भी यूज़ करोगे। इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ से कि मैं डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से सुनना। तुमने प्लानिंग के टाइम पे जो मेटेरियलिटी का लेवल है उसको सेट कर लिया, लेट्स सपोज 10 लाख। तुमने कहा कि सर हम सेट करेंगे मेटेरियल लेवल 10 लाख रुपए का, कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें हमें लगता है कि देखो यार 100 करोड़ की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, 10 लाख अच्छा लेवल रहेगा। ये कैसे सेट करते हैं लेवल 10 लाख को, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। अभी समझो कि तुमने 10 लाख का मेटेरियल लेवल क्या कर दिया, सेट कर दिया, राइट, कूल। अब तुमको तो ये था कि 10 लाख भाई ठीक रहेगा मेटेरियल लेवल, बट जब तुम परफॉर्म करने लगे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, तुमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट किया और ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म भी किया, तो तुम्हें पता लगा, एक सेकेंड, तो तुम्हें परफॉर्म
जब तुम परफॉर्म करने लगे, इस अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाने लगे, रिस्क असेसमेंट तुमने लगाया और उसके बाद तुमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को भी अप्लाई किया, तो तुम्हें पता लगने लगा क्या कि भाई 10 लाख से नीचे तो छोड़ो, वो तुम चेक ही नहीं कर रहे थे, बट 10 लाख से ऊपर जो हम चेक कर रहे हैं उसमें भी गलतियाँ बड़ी मिल रही हैं। सपोज तुमने सेल्स का एरिया उठाया, एक इनवॉइस था 11 लाख रुपए का, एक इनवॉइस था कितने का, 11 लाख रुपए का। एक इनवॉइस था लेट्स सपोज 15 लाख रुपए का। एक इनवॉइस था लेट्स सपोज 12 लाख रुपए का। अब जब तुमने इसको देखने लगे, लाइक ये जो है 11-15 लाख और 12 लाख के, राइट, ये तुम्हारे सिस्टम में तो एंटर हुए पड़े हैं, तुम्हारे सेल्स जो रिपोर्ट निकले सिस्टम है उसमें तो आ रहे हैं तुम्हारे सेल्स में, बट इनके इनवॉइसेज ही नहीं मिल रहे तुम लोगों को। ना 11 लाख का मिला, ना 15 लाख का मिला, ना 12 लाख का मिला। अब तुम देखो, तुमने लेवल सेट किया था 10 लाख रुपए का, 10 लाख से ऊपर के इनवॉइसेज तो तुम्हें मिल ही नहीं रहे, ना 11 लाख मिला, ना 15 लाख मिला, ना 12 लाख मिला। मतलब क्या हो सकता है कि भाई देखो 10 लाख से ऊपर के इनवॉइसेज तो नहीं मिल रहे, ये भी रिस्क हो सकता है कि 10 लाख से जो नीचे वाले इनवॉइसेज हैं उनमें भी दिक्कत मिल जाए, उनमें भी कुछ फ्रॉडी हो जाए, क्या पता उनमें भी इनवॉइसेज ना हो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो भाई, अपने मेटीरियलिटी लेवल को जब तुम परफॉर्म करने जा रहे हो तो तुम अपना मेटीरियलिटी लेवल चेंज कर सकते हो। तो तुमने डिसाइड किया कि भाई देखो रिस्क ज़्यादा लग रहा है, कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, काम थोड़ा फ्रॉडी लग रहा है, तो तू ऐसा कर भाई 10 लाख नहीं करेंगे हम करेंगे 8 लाख। हम 8 लाख से ऊपर जितने भी इनवॉइसेज हम सबको चेक करेंगे, क्या पता 9 लाख वाले इनवॉइसेज भी हों या 8 लाख वाले इनवॉइसेज भी हों जो सेल में तो आ रहे हैं, बट क्या उनका इनवॉइसेज ना हो, मिल रहा हो, उनका इनवॉइसेज ही ना हो, एंड सो ऑन। सो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो प्लानिंग के टाइम पे भी तुमने अपना किया, तुमने मटेरियल लेवल को डिटरमिन किया, और जब तुम परफॉर्म करने लगे तो तुमने उसको अलग से देखा मटेरियल लेवल को। मतलब दोनों के टाइम पे काम आएगी भाई ये, चाहे प्लानिंग कर रहे हो चाहे कर रहे हो तुम ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म, मटेरियलिटी तुम्हें दोनों टाइम पे यूज़ करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हमें बताता है मटेरियलिटी के रिगार्डिंग, कि देखो यार सीधी सी बात है, मिस स्टेटमेंट्स। देखो हम ये शुरू से यही तो पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि यार मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट could reasonably expected to influence the decision of users taken on the basis of financial statements. राइट, कूल। जजमेंट पे चलते हैं। अब जजमेंट मेरी बात सुनो, सपोज देखो डेटर्स हैं, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बुक कर रहे हैं तुम्हारी जो क्लाइंट है। अब वो इट इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट। अब उनको लग रहा है कि सर देखो सीधी सी बात है, हम तो 20% प्रोविजन बुक करेंगे, तुमको लग रहा है कि यार नहीं 40% बुक करो, किसी थर्ड बंदे को लग रहा है कि नहीं यार 10% बुक करो बहुत है, कोई बंदा कह रहा है 5% बुक करो। इट इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट, ठीक है ना। तो उनमें भी रिस्क हो सकता है, उसको भी देख लेना। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, जजमेंट ऑन मैटर्स दैट आर मटेरियल टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर एज अ ग्रुप। मतलब देखो मेरी बात सुनो, तुम ऑडिट किसके लिए कर रहे हो, हम किसके लिए ऑडिट करते हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए, जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके लिए हम ऑडिट करते हैं। मैं डे 1 से जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑडिट था, इनफैक्ट जो फर्स्ट लेक्चर था, मैंने उसमें बेसिक तुम्हें यही समझाया था कि ऑडिट करने का पर्पस क्या है, वाई ऑडिट करते ही क्यों, सर हम ऑडिट, ठीक है। तो भाई जो यूज़र्स को लग रहा है, अगर यूज़र्स कह रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, और उनके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको भी तुम लोग क्या कर लोगे, कंसीडर कर लोगे जब तुम अपना मैटेरियलिटी लेवल को डिटरमिन कर रहे हो। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आई कवर। अब चलते हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें कह रहा था ना कि हम जो 7 लाख का हमने लेवल डिटरमिन किया है कि हम 7 लाख या 10 लाख का हम हमारा लेवल है मेटलिटी का। अब वो लेवल को हम डिटरमिन करेंगे कैसे, क्या सर कोई फॉर्मूला है, सर क्या कोई कैलकुलेटर है, कुछ है सर इस तरह का, क्या कोई यूटिलिटी है कि जिसके हम जिसके हिसाब से हम क्या करेंगे, लेवल को डिटरमिन कर लेंगे मेटलिटी लेवल को। देखो आंसर इज, ये सब कुछ डिपेंड करता है मेरे भाई तुम ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। सब कुछ ये डिपेंड करता है ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, ठीक है, कि ऑडिटर कहता क्या है।
उसकी खुद की जजमेंट है भाई कि वो किसी चीज़ को मटेरियल कह रहा है नहीं कह रहा। ऐसा तो कोई इसका स्टेट जाकर कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो तुम्हारी जो मटेरियलिटी लेवल है वो निकल के आ गया। नो, इट इज़ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ, देर आर सम बेंचमार्क्स, देर आर सम बेंचमार्क आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बेंचमार्क हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस लेवल को डिटर्मिन करने के लिए। ठीक, अब देखो मेरी बात सुनो, जब तुम मटेरियल लेवल को डिटर्मिन कर रहे हो, तुम इस लेवल को डिटर्मिन कर रहे हो, तुम क्या करोगे भाई, उस अमाउंट का इम्पैक्ट देखोगे किसके ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी देखोगे और बैलेंस शीट के ऊपर भी कंसीडर करोगे उस चीज़ के इम्पैक्ट को। पूरा रीड करवा देता हूँ तुम्हें ये पॉइंट में। While judging materiality, the significance of an item has to be viewed from different perspectives. Materiality of an item may be judged by considering the impact of the profit and loss account or on the balance sheet or the total of the category of expenditure or income to which it pertains and on its comparison with the corresponding figure of the previous year. Suppose तुमने देखा कि भाई लास्ट ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कितना था, 10 लाख था, इस साल सीधा 50 लाख हो गया। तुमने कंपेयर किया दोनों को, प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन किया, ठीक है भाई, इतना फ्लक्स कैसे आ गया, 10 लाख से सीधा 50 लाख हो गया। तो तुम जब भी लेवल को डिटर्मिन कर रहे हो, तुम जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स आ रहे हैं, बैलेंस शीट में आ रहे हैं, पीएनएल में आ रहे हैं, उन सबको एक बार कंसीडर करोगे, ध्यान से देखोगे कि लास्ट ईयर से इस साल क्या कंपैरिजन हुआ है, क्या इम्पैक्ट है उनका पूरे के पूरे पीएनएल के ऊपर, पूरे के पूरे बैलेंस शीट के ऊपर। अकॉर्डिंगली तुम डिटर्मिन करोगे मैच्योरिटी लेवल को। आई होप तुमको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। एंड एक चीज़ और भाई, अगर देर इज़ अ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी जो तुम्हारा एप्लीकेबल एफआरएफ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, या लॉ है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कोई लॉ है, वो तुम्हें कह रहा है कि भाई देख ये तुझको रिपोर्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्टडीमेंट में एग्जाम्पल ही दी हुई है, जो कंपनीज एक्ट है वो क्या कहता है, एज पर डिवीजन 1 और शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, एनी आइटम और इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ₹1 लाख विच एवर इज हायर नीड्स टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। भाई कंपनीज एक्ट ने कह दिया क्या, अगर कोई चीज़ एनी आइटम, इनकम हो एक्सपेंडिचर हो, विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तुम्हारी सेल का 1% और 1 लाख विच एवर इज हायर, उससे एक्सीड करती है, वो आइटम क्या होगी, तुम्हें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सेपरेटली, मतलब वो तुम्हारे लिए मटीरियल होगी। अब तुम कह रहे थे भाई देख यार सीधी सी बात है भाई, 10 लाख लेट्स, वो तुम्हारे क्लाइंट की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, राइट। अब तुम्हारे हिसाब से तुमने डिसाइड किया कि यार देखो मेरे हिसाब से जो मैच्योरिटी लेवल होगा वो क्या होगा, वो 2 लाख का होगा। 2 लाख को तुमने क्या कर लिया, लेवल सेट कर लिया कि 2 लाख से ऊपर मैं चेक करूँगा, उससे नीचे नहीं देखूंगा, ठीक है। बट इसका 1% करो, कितना आ गया, 1 लाख रुपया आ गया इसका 1%। अब एज पर कंपनीज एक्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत होगा, तुम ऐसा करो, इसको नहीं, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जांपल है। तो 1 करोड़ की हमारी सेल थी। अब तुमने डिसाइड किया कि भाई मैं 2 लाख का क्या रखूँगा, तुम्हारा एमएल है, दैट इज़ मैच्योरिटी लेवल, ठीक है। 1 करोड़ का 1% करो, कितना आ गया, 1 लाख रुपया आ गया। तुम तो कह रहे थे भाई कि मेरा लेवल जो है वो 2 लाख है, मैं 2 लाख से नीचे को चेक नहीं करूँगा। बट कंपनी ने तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हें लॉ क्या कह रहा है कि भाई मेरे अगर 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 1% ऑफ और 1 लाख विच एवर इज हायर, जो भी अमाउंट आएगी, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर, तुझे उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सपोज तुम्हारे पीएनएल में कोई अमाउंट आ रही है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की, तुम्हें उसको अलग से कवर करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें उसको चेक करना पड़ेगा। डिस्क्लोज तभी तो करोगे ना भाई, डिस्क्लोजर उसका तभी तो देखोगे ना कि ठीक दिया है नहीं दिया, अगर तुम इस चीज़ को चेक करोगे। और तुम्हारे हिसाब से 2 लाख तक की अमाउंट ही मटीरियल थी, बट तुम्हें ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 1 करोड़ का 1% करोगे, 1 लाख आ गया, यानी कि तुम्हें 1 लाख तक का भी चेक करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, अगर कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है जिसका डिस्क्लोजर तुम्हें देना है, तो कोई भी अमाउंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट, वो क्या माना जाएगा, हमेशा मटीरियल ही माना जाएगा, तुम्हें उसको चेक करना ही पड़ेगा। आई होप तुमको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, पीजे, प्रोफेशनल जजमेंट। अब
मैं स्टार्टिंग से मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि यार देखो, जो हम लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि क्या चीज़ मटेरियल है क्या चीज़ इमटेरियल रहेगी, वो क्या है तुम्हारा मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। भाई मेरी अपनी जजमेंट है, मैं ऑडिटर हूँ, मैंने स्टडी की है, सारे लॉस को स्टडी किया है, मैं सीए बना हूँ। अब मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है कि भाई मेरे हिसाब से ये इतना लेवल क्या होगा मटेरियल होगा और इतना लेवल क्या होगा इमटेरियल होगा। वहीं कोई और सीए है, कहीं और कोई और ऑडिटर है, उसके हिसाब से क्या होगा अलग होगा। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब जहाँ जजमेंट की बातें आती हैं ना, जहाँ जजमेंट की बातें आती हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई कल को तुम्हारे ऊपर कोई वो आ जाए, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाने लग जाए कि देखो ऑडिटर ने तो चेक ही नहीं किया ढंग से, इसने 5 लाख रख दिया अपना जो लेवल था मेटर्निटी का, बट 5 लाख तो बहुत ज़्यादा था, इसको 1 लाख रखना चाहिए था, 2 लाख रखना चाहिए था, ऐसा सो ऑन। तो भाई इसकी वजह से हम एज्यूम करके चलते हैं। इट इज़ रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम दैट यूजर्स, हम एज्यूम करके चल रहे हैं सर कुछ चीज़ें, क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। पहला पॉइंट कि भाई यूजर्स हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि भाई जो यूजर्स हैं उनको जो बिजनेस है, जो क्लाइंट है हमारा जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उसकी रीजनेबल नॉलेज है कि उसका बिजनेस क्या है, क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या एक्टिविटीज एंड सो ऑन। ठीक है। अंडरस्टैंड दैट एफएस आर प्रिपेयर प्रेजेंटेड ऑडिटेड टू लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। भाई हम पहले जूम करके चल रहे हैं कि कल को कोई आके कहे कि तूने ढंग से ऑडिट नहीं किया, कि जो ऑडिट है इट इज द एफएस आर ऑडिटेड टू द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। ऐसा नहीं कि हमने सारे की सारी 100% चेकिंग की है, हमने अपने मटेरियलिटी लेवल के हिसाब से चेकिंग की है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज अनसर्टेनिटी इज इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एस्टिमेट्स जजमेंट एंड कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। बिल्कुल सही। अब देखो जाहिर सी बात है, अभी प्रोविजन था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, एक तरह की जजमेंट है। अब देखो जजमेंट क्या है, एक तरह की प्रोविजन क्या चीज़ है। देख कोई बंदा कह रहा है कि 5% होनी चाहिए, कोई बंदा कह रहा है 10% होनी चाहिए, तुम्हारा क्लाइंट कह रहा है कि नहीं जी 20% होनी चाहिए एंड सो ऑन। और देखो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर बंदे की अपनी जजमेंट है। तो भाई हमें तो हमको कल को आप ये मत कह देना कि तुमने जजमेंट को ढंग से देखा नहीं, ये हर बंदे की सर अलग जजमेंट होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि जजमेंट की वजह से कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है कल को। लास्ट पॉइंट, मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो तुम डिसीजन अपने लोगे, तुमने एफएस दिया, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर डिसीजन लोगे कि अच्छा यार इन्वेस्ट करूँ कंपनी में ना करूँ, पैसा लगाऊँ या ना लगाऊँ, अच्छा बैंक करेगा लोन दूँ या ना दूँ, एम्प्लॉई देखेगा कि यार मेरी कंपनी क्या मेरे को सैलरी पे कर पाएगी, अच्छी कंडीशन पे है नहीं, या अभी छोड़ के चला जाऊँ एंड सो ऑन। तुम अपने जो डिसीजन लोगे वो रीजनेबल लोगे, कोई हाइपोथेटिकल डिसीजन नहीं लोगे। आई होप तुम लोगों को पॉइंट समझ आया होगा, ये चारों के चारों। नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं भाई अपना जो कॉन्सेप्ट है अपन का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले मैं डेफिनेशन को रीड करवाऊंगा, उसके बाद मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। पहले डेफिनेशन को रीड करो मेरे साथ में। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन materiality for the financial statements as a whole to reduce to an appropriately low level the probability the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statements as a whole। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे जब वो क्लास देख रहे होंगे इसी टाइम पे कि यार सर ने समझा तो दिया, बट सर ने हमें जब वो डेफिनेशन कवर करवाई थी ना मटेरियलिटी की कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म मटेरियलिटी, उसमें सर ने एक चीज़ नहीं समझाई। क्या नहीं समझाई मेरे भाई? ये नहीं समझाया सर ने इस वर्ड का मतलब क्या है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, इसका सर ने मतलब नहीं समझाया। मैंने क्यों नहीं समझाया, इस पॉइंट के लिए नहीं समझाया था क्योंकि ये दोनों जो वर्ड्स हैं इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, ये तुम्हें मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के साथ। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारी एग्जांपल थी जो हमने ली थी। कूल। हमने इसमें लेवल क्या रखा था, 7 लाख रखा था हमने अपने एमएल। ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, तुमने तो कह दिया कि भाई मैं प्रिंटिंग एक्सपेंसेस को चेक नहीं करूंगा क्योंकि 7 लाख से कम है, मैं रिपेयर को भी चेक नहीं करूंगा क्यों, क्योंकि 5 लाख की अमाउंट है भाई, 7 लाख से कम है। ठीक है। मैं वेस्ट ट्रीटमेंट को भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि 50 लाख की अमाउंट है, 7 लाख से तो बहुत कम है। इन तीनों का टोटल करना, टोटल माने तो एग्रीगेट करना, 2 + 5 7 + 5 7,50,000। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इन तीनों का एग्रीगेट एक्सीड कर गया किसको, तुम्हारे मेटीरियलिटी लेवल को एज अ होल। मतलब
जो तुमने अपना मटेरियल लेवल रखा था फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कि भाई 7 लाख का लेवल रख रहा हूँ पूरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे P&L हो, चाहे कैश फ्लो हो, चाहे नोट्स टू अकाउंट्स हो, एंड सो ऑन। बट इन तीनों का एग्रीगेट क्या कर गया, एक्सीड कर गया तुम्हारे ML को एज अ होल। ये तो 7 लाख से ऊपर चला गया। अब एक बात सुनो, क्या पता तुमने तो देखो इसे चेक नहीं किया, तुमने इसे चेक नहीं किया, तुमने तो छोड़ दिया कि यार मटेरियल नहीं है, मेरे लेवल से कम है, मैं चेक नहीं करूँगा, ठीक है। अब कल को क्या पता ये 2 लाख की अमाउंट में दिक्कत निकल आए, ये 2 लाख का 2 लाख फेक हो, जाली एक्सपेंस हो, बुक ही नहीं किया, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा फालतू का हो, मतलब बोगस हो, एक्चुअल में कोई रिपेयर करवाई ही नहीं और वो कर दिया। ये 50,000 चलो जेन्यून मान के चल रहा हूँ, चल ठीक है ये जेन्यून है। मतलब तुम देखो 7 लाख के जो एक्सपेंसेस थे वही वो बोगस थे, वो फेक थे, बट तुम तो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए। डिटेक्ट कर क्यों नहीं पाए, ये क्यों अनडिटेक्टेड रह गए? क्योंकि मेरे ML से कम थे। मैं तो कहा था 7 लाख से नीचे कोई चेक ही नहीं करूँगा। मैंने माना भाई तो 7 लाख से नीचे नहीं चेक कर रहा, बट एग्रीगेट तो देख लेना, ये तो तेरे लेवल से एक्सीड कर गया और इनमें दिक्कत थी। मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अब मटेरियल मिसस्टेटेड हो गई और तुम इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। यहाँ पे कंसेप्ट आता है मेरे भाई तुम्हारा PM का, विच इज़ परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। पहले तुम्हारा M था, अब आएगा तुम्हारा PM, दैट इज़ परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। तुम खुद सोचो, तुमने 2 लाख 5 लाख को अमाउंट को चेक नहीं किया, बट ये तो गलत निकल गई, 7 लाख की अमाउंट गलत आ गई भाई। और जो नीचे हमारे एक्सपेंस आ रहा है 5 लाख की सैलरीज आ रही हैं, तुमने इन्हें भी चेक नहीं किया, क्या पता इनमें भी 2 लाख की सैलरीज बोगस हों, यानी कि भाई 9 लाख का तो अभी तक मिस स्टेटमेंट्स निकल चुकी, बट तुमने चेक ही नहीं किया था। सो इस तरह की चीज़ें ना हो, इन तरह की चीज़ें ना हो। देखो तुमने क्या कहा था, देखो स्टार्टिंग मेरी बात सुनो, तुमने क्या कहा था कि हम किसको मटेरियल मानते हैं कि जो जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसके डिसीजन को चेंज कर सके। हमने डिटर्मिन किया कि 7 लाख एक ऐसी अमाउंट होगी, अगर 7 लाख से ऊपर कोई चीज़ होगी, अगर उसमें कोई गलती मिलेगी तो 7 लाख तक की कोई गलती मिलेगी उसको मटेरियल मानेंगे। यही मतलब था उसका कि तभी तो उन्होंने 7 लाख रखा था, 7 लाख रखा था कि 7 लाख तक की अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम मटेरियल मान लेंगे। मतलब 7 लाख की गलती बहुत होगी एक नॉर्मल एक यूज़र के डिसीजन को चेंज करने के लिए। कूल। अब अबाउट डेफिनेशन के ऊपर, अब डेफिनेशन के ऊपर आओ, उससे समझाता हूँ तुम्हें, इस एग्जांपल को भी रिलेट करवाऊंगा। क्या कह रहा है, अब दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। PM means the amount or amounts set by the auditor less than materially for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability, यहाँ से पढ़ो, the probability, the chances that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements। हमारे वाले में केस में क्या था, वो एक 2 लाख की अमाउंट आ रही थी, एक 5 लाख की थी, ये क्या थी, अनडिटेक्टेड थी। क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने चेक ही नहीं किया। दैट अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कि क्या एग्रीगेट, इनका एग्रीगेट किसका, अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का एक्सीड्स मेटीरियलिटी फॉर द FS एज अ होल। मतलब इन दोनों का प्लस 7 लाख एक्सीड कर गया तुम्हारे 7 लाख को, या उसके इक्वल हो गया, जो तुम्हारा क्या था ML था एज अ होल। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, PM को इस्टेब्लिश करते हैं, परफॉर्मेंस मेटिलिटी को। और वो क्या करेंगे, इट विल बी द अमाउंट और अमाउंट्स विच ऑडिटर विल सेट एट लेस देन ML। मतलब हम 7 लाख तो हमारा ML है विच इज़ मेटीरियलिटी लेवल, हम इससे कम एक लेवल सेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे PM। लेट्स सपोज तुमने कर लिया 4 लाख, तुमने 4 लाख रुपया क्या कर लिया, सेट कर लिया, जिसको PM बोलेंगे हम, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिस्क है कि भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का जो एग्रीगेट होगा वो तुम्हारे ML को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, उसको वो चीज़ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, PM को सेट करते हैं परफॉर्मेंस मेटिलिटी। इट मीन्स अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन एमिटिलिटी फॉर द FS एज अ होल, सो दैट जो एग्रीगेट है किसका, अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का, वो एक्सीड ना कर जाए किसको, ML एज अ होल को। समझ आया? मतलब PM
हम अमाउंट सेट करेंगे किस एमएल से नीचे। देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा, परफॉर्मेंस मेटिलिटी का मतलब क्या है, वो मेटिलिटी लेवल जब तुम परफॉर्म करोगे, वो मेटिलिटी लेवल जब तुम परफॉर्म कर रहे हो अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या रखोगे, क्या लेवल रहेगा, उसको हम बोलेंगे पीएम। दैट इज परफॉर्मेंस मेटिलिटी, उसको हम पीएम बोलते हैं, उस लेवल को पीएम बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है परफॉर्मेंस मेटिलिटी, मतलब जब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, क्या लेवल रहेगा, उसको हम बोलते हैं मेरे बॉस परफॉर्मेंस मेटिलिटी। आई होप समझ आया होगा तुम लोगों को। मैंने वन बाय वन एक एक वर्ड का तुम्हें मतलब समझाया इस डेफिनेशन में गाइस, एक एक वर्ड का, ताकि तुम्हारे मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कूल। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। डेवलपिंग मेटिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेटिलिटी एंड प्लानिंग द ऑडिट। ऑब्वियसली बात है, देखो एक मैं क्या ही इसको पढ़ाऊँ, हम डे वन से करते आ रहे हैं भाई ये चीज़, कि प्लानिंग के टाइम पे भी ऊपर भी इनफैक्ट डिस्कस किया, आज ही कंसेप्ट डिस्कस किया ऊपर, कि भाई मेटिलिटी को हम यूज़ करते हैं किसमें, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दोनों में। क्यों करते हैं मैंने ऊपर डिस्कस किया ही था, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि भाई तुमको प्लानिंग एंड ऑडिट, जब तुम ऑडिट को प्लान कर रहे हो तुम्हें तभी लेवल को डिटर्मिन करना पड़ेगा कि ये हमारा लेवल है मेटिलिटी का। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेरे भाई बेंच मार्क्स के ऊपर। यूज़ ऑफ बेंच मार्क्स इन डिटर्मिंग द मेटिलिटी फॉर द एफ एस एज अ होल। मैं कह रहा था ना कि देखो वैसे तो हमारी पीजे होती है, वैसे तो हमारी प्रोफेशनल जजमेंट होती है कि यार इतना हम एमएल रखेंगे, इतना हम पीएम रखेंगे एंड सो ऑन, बट कुछ बेंच मार्क्स हैं, कुछ बेंच मार्क्स होते हैं जो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग। बेंच मार्क्स क्यों आए सर, बेंच मार्क्स क्यों आए हैं भाई, मेरी बात सुनो, सिंपल सा लॉजिक, होमोजेनिटी लाने के लिए। इतने सारे ऑडिटर्स हैं, ठीक है, देखो प्रोफेशनल जजमेंट हर की अलग अलग है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये पीजे है हमारी, ठीक है, बट एक स्टिल एक लेवल तक होमोजेनिटी आ सके, इसलिए बेंचमार्क को सेट किया जाता है कि यार इस बेंचमार्क का तू इतने परसेंटेज रख ले अपनी एमएल को, इतना पीएम रख ले, इतनी परसेंटेज। मैं बताता हूँ वो कौन कौन से वो होते हैं अपने फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला तो भी एलिमेंट्स ऑफ एफएस, लाइक एसेट्स होगी, लायबिलिटीज होगी, इक्विटी होगी और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ऑब्वियस ही बात है भाई, मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, पीएनएल में क्या आता है, रेवेन्यू और इनकम होती है, सॉरी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, यही तो होते हैं। तुम ये कर सकते हो कि भाई जब तुम अपना लेवल सेट कर रहे हो तुम ये कह लो कि भाई अगर एसेट्स हैं, लेट्स सपोज 200 करोड़ के एसेट्स हैं, तो मैं 200 करोड़ का 1% यानी कि विच कम्स टू 2 करोड़, इसको अपना एमएल रख रहा हूँ, 1% रख रहा हूँ, ये तुम्हारा एसेट्स क्या आ गया, बेंचमार्क हो गया। या तुम ये कह सकते हो कि भाई 1000 करोड़ की अगर कंपनी की सेल्स है तो मैं इस 1000 करोड़ का 1% दैट इज 10 करोड़ क्या रख रहा हूँ, अपना एमएल रख रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि 1% ही हो, ये तो मैं अपने एग्जाम्पल में रहा हूँ, जो तुम्हारी एग्जाम्पल है, अब कितना परसेंट होगा वो तुम्हारी पीजे है, वो तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट है कि 1% है, 5% है, 10% है, 2% है, कितना है, वो तुम्हारी खुद की पीजे है। बट इस केस में लाइक पहले एग्जाम्पल में हमारे क्या हो गया, बेंचमार्क एसेट्स हो गए, दूसरे केस में हमारा बेंचमार्क क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, सेल्स एंड सो ऑन। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने भाई याद रख लेना, कौन सा बेंचमार्क को यूज़ करना है उस चीज़ को कंसिडर करने के लिए एक बार देख लेना कि देखो यही सी बात है, यूज़र्स क्या चाहते हैं, व्हाट यूज़र्स वांट, यूज़र की अटेंशन किसके ऊपर है, हम ऑडिट किसके लिए करते हैं, यूज़र्स के लिए। यूज़र्स चाहते हैं कि भाई हम परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, मतलब यूज़र्स का जो फोकस है वो ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ है कि कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, उनको एसेट्स और लायबिलिटी से इतना लेना देना नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, क्या परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। मतलब तुम क्या करोगे, देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कौन बताता है हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पी&एल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये बेसिक्स हैं जो तुम सीए फाउंडेशन में करके आए हो। और अपन का जो बैलेंस शीट है वो क्या बताती है हमें, फाइनेंशियल पोजीशन। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर यूजर्स का फोकस है, यूजर्स क्या है सर, मालिक हैं, सरकार है सर, यूजर्स तो जैसे कहेंगे वैसे हम करना पड़ेगा हमें। अब यानी कि तुम बेंचमार्क कंसीडर करते हुए किसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, ठीक है। और एक ये भी लगा लेना भाई किस इन्वायरमेंट में एंटिटी ऑपरेट कर रही है, मतलब उस इंडस्ट्री, सपोज तुम्हारी जो कंपनी है वो रियल एस्टेट में है, जो तुम बिजनेस, जो जिस क्लाइंट का तुम ऑडिट करने जा रहे हो वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। अब एक कंसिडर कर लेना कि भाई रियल एस्टेट में एक्चुअली क्या ट्रेंड चलता है, जो रियल एस्टेट में ऑडिट्स होते हैं उनका क्या लाइफ साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहता है एंड सो ऑन। इन चीज़ों को कंसिडर कर लेना अपना लेवल को कंसिडर करने के लिए, क्या तुम रखोगे अपना मेटेरियलिटी लेवल। उसके बाद वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, तुम्हारा बेंचमार्क कितना वॉलेटाइल है, कितना चेंज हो सकता है। वॉलेटिलिटी का मतलब सब्जेक्ट टू चेंज, कितना वो चेंज होता रहता है, उसको भी एक बार कंसिडर कर लेना।
आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बेंचमार्क्स की, भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या टोटल रेवेन्यू दैट इज सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट जो जीपी निकल के आता है अपन का ट्रेडिंग अकाउंट से, टोटल खर्चे कितने एक्सपेंसेस हैं भाई, टोटल एक्सपेंसेस लगा लो, इक्विटी को लगा लो, नेट एसेट वैल्यू को लगा लो, एंड सो ऑन। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चूज एन बेंचमार्क रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा। अब देखो वही बात कह रहे हैं यार, वो घूम फिरा के उसी बात पे आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ, कि देखो भाई जो तुम बेंचमार्क चूज कर रहे हो, उसको चूज करने हो तो उसको जब चूज करोगे तुम लोग तो किस चीज़ को कंसीडर कर लोगे, क्या क्या तुम और फैक्टर्स कंसीडर करोगे। प्रायर पीरियड ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, कि भाई पिछले साल कंपनी की क्या स्टेटस था, क्या पोजीशन थी कंपनी की, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे कंपनी के, कितना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, कितने कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स थे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब तुम इस साल का ऑडिट कर रहे हो भाई, तो एक बार तुम लास्ट ईयर का जो ऑडिट है उसको एक बार देखोगे ही देखोगे, कंसिडर करोगे ही करोगे। बिकॉज देखो लास्ट ईयर जो तुम्हें क्या पता, इस तरह की तुम्हें लास्ट ईयर की फाइल पढ़कर इस तरह की कुछ पता लग जाए चीज़ें। देखो तुमने देखा कि लास्ट ईयर ये इस लेवल पे कंपनी की गलतियाँ निकली थी, तो तुम उस गलतियों को देख सकते हो ना कि क्या पता कंपनी दोबारा वही मिस्टेक्स को रिपीट करे, वही मिसस्टेटमेंट्स दोबारा इस साल भी हों। तो उस चीज़ के लिए भाई तुम लोग एक बार लास्ट ईयर को कंपेयर करोगे। पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और वाली जो इस साल की पोजीशन है उसको तो कंपेयर तुम करोगे ही करोगे। बजट और फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड, कंपनी क्या प्रोजेक्टेड कर रही है, कंपनी कह रही है कि हम 5 साल के बाद कहाँ स्टैंड करते हैं, अब हमारी अगले 5 साल की प्रोजेक्शन क्या रहेंगी, या इस साल का बजट क्या था। हमने सोचा तो ये था कि इतनी सेल करेंगे, इतने खर्चे होंगे, बट बजट से एक्सीड कर गए खर्चे, एंड सो ऑन। और अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, लाइक बिजनेस को एक्वायर किया कंपनी ने, ठीक है, उन चीज़ को तुम कंसीडर कर लोगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई कंपनी बिजनेस एक्वायर कर रही है, तुम्हारा क्लाइंट जो है वो एक नया बिजनेस एक्वायर कर रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है तुम्हारे ऑडिट के परस्पेक्टिव से। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यार। डिटर्मिनिंग, देखो वही बात आ गई जो मैं पढ़ा रहा था तुम लोगों को। डिटर्मिनिंग अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड ऑन चूजन बेंचमार्क इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब तुमने बेंचमार्क तो डिसाइड कर लिया कि अच्छा हम नेट एसेट्स को देखेंगे, हम रेवेन्यू को देखेंगे, हम एसेट्स को देखेंगे, या हम लायबिलिटीज़ को देखेंगे, बट कितना परसेंटेज लगाएगा रे, वो क्या है तेरी पीजे है। मैंने पहले ही कहा था जब पढ़ा रहा था, वो तुम्हारी क्या रहेगी मेरे भाई, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगी। इट वेरीज फ्रॉम ऑडिटर टू ऑडिटर। तुम 5% भी ले सकते हो, 1% भी ले सकते हो, एंड सो ऑन। कूल। चलता नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज मटेरियल लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। अब देखो मेरी बात सुनो तुम लोग, हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई हमारा जो एमएल है, लाइक मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल थी अपन की 7 लाख वाली, कि हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 7 लाख क्या होगा, हमारा एमएल होगा, मैट्रिटी लेवल होगा। ठीक है, अब और तुमने देखो 7 लाख तुमने डिसाइड कर लिया कि हमारा एमएल रहेगा, और परफॉर्मेंस मैटिलिटी क्या रहेगी हमारी, पीएम क्या रहेगा हमारा, लेट्स सपोज 4 लाख रहेगा। ये डिसाइड किया था हमने 4 लाख। ठीक है, बट हो क्या सकता है भाई, कुछ अकाउंट बैलेंसेस, मतलब स्पेसिफिक लेजर अकाउंट्स या ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर इस तरह के भी हो सकते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए तुम्हें अलग से एक लेवल सेट करना पड़ जाए एमएल का। मतलब फॉर देखो फैक्टर्स दैट में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स, इस तरह के लेजर अकाउंट्स, इस तरह की ट्रांजैक्शन, इस तरह के कुछ डिस्क्लोजर्स जिनके लिए तुम्हें फॉर विच मिसस्टेटमेंट्स ऑफ लेसर अमाउंट देन एमएल फॉर द एफएस एज अ होल कुड रीजनबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। मतलब जाहिर सी बात है, देखो अब रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है, एग्जाम्पल देखो, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तुमने तो देखो अपना रख लिया कि 7 लाख की मेरी एमएल है, ठीक है, बट भाई रिलेटेड पार्टी के केस में रिस्क जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, मिली भगत होती है, बिकॉज अपने ही बंदों के साथ। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि 7 लाख से नीचे की जो अमाउंट है उनमें भी क्या तुम्हें, उनमें भी मिसस्टेटमेंट्स हों, उनमें भी चांसेस हों मिसस्टेटमेंट्स के। तो ये तो एक इस तरह की आइटम होगी जिसके लिए तुम्हें एक अलग से लेवल सेट करना पड़ सकता है। ठीक है, या तुम कह लो रेमुनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तुम्हारे कंपनी के, जो तुम्हारा क्लाइंट है उसके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी रेमुनेशन, वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है।
कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। कूल। या तुम्हें लॉ रेगुलेशन को स्पेसिफाई कर दे, तुम्हें लॉ रेगुलेशन कह रहा है, एप्लीकेबल एफआरएफ कह रहा है कि भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ज़रा चेक कर लियो ऑल्टर, तो अकॉर्डिंगली तुम उसमें एडजस्ट कर सकते हो अपने एमएल को। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये इस तरह की कुछ अकाउंट बैलेंसेज हैं, इस तरह की कुछ डिस्क्लोजर, इस तरह की ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन माने तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई, अकाउंट बैलेंस माने तो रेमुनरेशन ऑफ मैनेजमेंट हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसके डिस्क्लोजर्स हो गए साथ में इन दोनों के, ये कुछ इस तरह के अकाउंट्स हो गए, कुछ ट्रांजेक्शन हो गई जिसमें हो सकता है कि भाई जो तुम्हारा एमएल है उसके नीचे की अमाउंट के भी तुम्हें, उससे नीचे अमाउंट अगर हो तो भी वो मिसस्टेटेड हो। सो दैट्स वाई तू थोड़ा ध्यान से अपना जो एमएल है अलग सेट कर सकता है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। अगर तुझे लगता है की डिस्क्लोजर उस इंडस्ट्री के, लेट्स सपोज तुम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं कि भाई तुम्हें अपनी मेडिसिन के रिगार्डिंग जितनी भी तुम्हारी R&D कॉस्ट लगी उसके अलग से डिस्क्लोजर देने हैं, तो थोड़ा उसको ध्यान से चेक कर लियो। या रियल एस्टेट वाले की इंडस्ट्री जो है वो कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कितनी परसेंटेज कंप्लीशन है, उसको थोड़ा ध्यान से तुम्हें रिपोर्ट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए, मतलब विच इज़ इंडस्ट्री वाइज, कि इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में तुम जाओगे, जिस इंडस्ट्री में तुम्हारा क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस है उसका, वो क्या कहता है, एंड सो ऑन। ये भी सिमिलर सा पॉइंट है, तुम लोग एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। रिवीजन इन मटेरियल लेवल एज ऑडिट प्रोग्रेस, बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब तुमने ऑडिट को स्टार्ट किया था तुमने सोचा था कि यार देखो 10 लाख हम लेवल रखे हैं एमएल का अपना, मतलब हमें लग रहा है कि यार सब कुछ सही लग रहा है, बड़ी सारी कंपनी है, अच्छी बात है, हमें बातचीत से ही पता लग रहा है कि कंपनी सही जा रही है, 10 लाख हम लेवल रखे हैं अपना उसका एमएल का। पर जब तुम ऑडिट करना स्टार्ट करते हो, तुम्हें देखो ये एग्जांपल याद है मेरी स्टार्टिंग वाली कि जो मैं बताया था कि 10 लाख से ऊपर तुमने 11 लाख का इनवॉइस देखा, 15 लाख का इनवॉइस देखा, 12 लाख का इनवॉइस देखा, वो तुम्हें मिल ही नहीं रहे। और 10 लाख तुम्हारा एमएल था, उससे तुमने ऊपर वाले इन्वॉइसेस चेक किए सेल्स के सैम्पल बेसिस पर, तुम्हें वही नहीं मिल रहे। तो तुम्हें लग सकता है कि भाई हम 10 इन्वॉइस चेक कर रहे हैं, 10 में से हमारे पास 6 इन्वॉइस हमें नहीं मिले। हमने 10 इन्वॉइस उठाई, हमने एमएल के हिसाब से 10 इन्वॉइस को चेक करना चाहा, 10 में से 6 के इन्वॉइस तो हमें मिल गए, 4 इन्वॉइस हमें नहीं मिले। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कह लो, सॉरी मैं गलत कह गया, 10 ट्रांजैक्शंस को तुमने चेक करना चाहा, उसके 10 ट्रांजैक्शन में से 6 ट्रांजैक्शन के तुम्हें इन्वॉइस नहीं मिले और 4 के तुम्हें मिल गए, मतलब कुछ तो झोल है। सो अगर तुम्हें लगे कि भाई रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि 10 लाख थोड़ा ज़्यादा रख लिए, फिर इस हिसाब से गलतियाँ जिस हिसाब से मिल रही हैं हमें, 10 लाख ज़्यादा है, हम 6 लाख रखना चाहते हैं अपना एमएल, मतलब अकॉर्डिंगली तुम लोग उसको रिवाइज कर सकते हो अपने एमएल को। अगर तुम्हें लग रहा है ऑडिट जब जब प्रोग्रेस कर रहा है, जब जब तुम ऑडिट करते जा रहे हो, जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ता जा रहा है, तुम्हें गलतियाँ अगर ज़्यादा मिल रही हैं तुम इसको कम कर लो अपने एमएल को। अगर सब कुछ तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम्हें लग रहा था कि गलती मिलेगी, ये तो गलती मिलेगी, वो भी नहीं मिली, तो तुम ये भी कर सकते हो कि 10 लाख से तुम 11 लाख कर दो, ठीक है सब कुछ सही जा रहा है यार, या 12 लाख कर दो, एंड सो ऑन। मतलब तुम रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये भी तुम्हारा कंसेप्ट डिस्कस हो गया। डॉक्यूमेंटिंग द एमएल, भाई जाहिर सी बात है बिना डॉक्यूमेंटेशन के क्या कुछ है आज की डेट में होता है? आंसर इज नो। बातें मुंह से बातें निकली, किसी को कुछ याद नहीं रहती भाई। जो कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट कर लेना, उसको रिटर्न में कर लेना। क्या क्या रिटर्न में करोगे? एमएल, जो तुमने एमएल को सेट किया था एज अ होल। उसके बाद पीएम, देखो पहले एमएल सेट किया, बिल्कुल किया, उसके बाद पीएम सेट किया, पीएम को भी सेट कर लिया। और अगर जो ऊपर मैं करवा के आऊँ, अगर तुम्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर के लिए तुम्हें अलग से एमएल को सेट करना है तो उसको भी कर लो। और अगर इनमें कोई रिवीजन हो, चेंजेस करने पड़े तुम्हें एज ऑडिट, तो उसको भी तुम लोग डॉक्यूमेंट करके चलोगे। सिंपल से भाई, जो हमने बेसिकली ऊपर 4 पॉइंट डिस्कस किए ना, कि पहले तुम एमएल सेट करोगे, फिर तुम पीएम सेट करोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर या ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें अलग से एमएल सेट करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट कर लोगे। और अगर तुम्हें लगा जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कि यार हमारी एमएल दिक्कत है, हमारी एमएल हमने थोड़ी ज़्यादा रख ली, थोड़ी कम रखनी चाहिए थी, बिकॉज गलतियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, तो उसको तुम रिवीजन करोगे और उस रिवीजन को भी तुम क्या कर लोगे? डॉक्यूमेंट कर लोगे। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा अब तक जो हमने किया है। कूल गाइज, कूल गाइज, आज का लेक्चर मैं यहीं पॉज करूंगा, बिकॉज जो अगला तुम्हारा कंसेप्ट है ना, ये वाला मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का, इस कंसेप्ट में देखो मेरे को ऑडिट रिस्क तुम्हें समझाना पड़ेगा। और ऑडिट रिस्क अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे 20-25 मिनट्स या 30 मिनट्स भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। फिर इन दोनों का रिलेशन क्या है आपस में, वो समझाना पड़ेगा अच्छी तरह तुम लोगों को। इसलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पॉज करूँगा, क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हम करेंगे डिस्कस इस कॉन्सेप्ट को कल, जिसमें तुम लोगों को मैं डिस्कस करवा दूंगा तुम्हारा ऑडिट रिस्क, ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक।
जो ऑडिट रिस्क है तुम्हारा वो भी करवा दूंगा डिस्कस। इट्स अ बिग टॉपिक ऑडिट रिस्क। और हम ये भी स्टार्ट कर लेंगे अपना एंटिटी एनालिटिक्स एनवायरनमेंट को। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस को रेगुलरली देखो गाइस, प्लीज़ लैग मत करो। मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, डेली बेसिस पर क्लासेस को देखो, ठीक है? बिल्कुल लैग मत करो। जो पढ़ाता हूँ उसे लेक्चर को लगा के एक बार रिवाइज भी कर लो अपने मैथ से, ताकि तुम बिल्कुल कंसिस्टेंसी से साथ साथ चलते रहो। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑडिट की क्लासेस। #LearnCA Piyush। बाय बाय।